कैसे हैं आप सब। मॉलिक्यूलर संरचना निर्धारण में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों के अनुप्रयोग की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह पाठ्यक्रम संख्या 36 है। यह इस विशेष श्रृंखला का आखिरी पाठ्यक्रम होगा और इसे समस्या हल सत्र की तरह माना जाएगा। हम इंफ्रारेड यूवी विजिबल मास स्पेक्ट्रोमेट्री, प्रोटॉन और कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा को इस्तेमाल करके संरचना हल समस्याओं को देखेंगे। इस सत्र के अंत में हम कुछ सुझाव भी देंगे, जैसे कि समस्या को हल करने के तरीके, परीक्षा में समस्या हल करने के सत्र आदि। अब चलिए समस्या संख्या 1 से शुरू करते हैं। पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। तो सिर्फ दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा दिए हुए हैं, कोई और जानकारी नहीं दी गई है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम किसी एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए एक संकेत देता है और अन्य सब्स्टिट्यूएंट के लिए संकेत मास स्पेक्ट्रम से स्पष्ट होता है। मास स्पेक्ट्रम में देखे गए कंपाउंड की संरचना को निकालते हैं और स्पष्ट करते हैं कि निकाली हुई संरचना का मॉलिक्यूलर भार मॉलिक्यूलर आयन पीक के MYZ मूल्य से मेल खाता है या नहीं। तो दिखाया गया कंपाउंड पहले से ही पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक डेरिवेटिव दिया गया है। तो आपको बस इतना करने की जरूरत है कि दो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से दो सब्स्टिट्यूएंट का पता लगाएं जो दिया गया है और देखें कि क्या यह मॉलिक्यूलर भार के मामले में मास स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। यह इस कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है कि दो इंटेंस पीक 1530 और 1345 है। एक तो तुरंत इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप होने के लिए पीक के इस संयोजन को पहचानना होगा। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप के पास NO बॉन्ड की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के साथ साथ एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग 1530 पर आती है और सिमेट्रिक स्ट्रेच नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 1345 पर आती है और इसलिए एक नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति की पुष्टि कर सकता है, जो कि संभवतः इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव के सब्स्टिट्यूएंट में से एक है। इसके अलावा कोई 1600 के आसपास भी पीक देख सकता है, 1610, जो काफी स्पष्ट है क्योंकि यह एक एरोमेटिक प्रणाली है। C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच इस विशेष क्षेत्र में आता है। हम नहीं जानते कि पीक किस कारण है, यह शायद अन्य फंक्शनल ग्रुप की वजह से भी हो सकता है। हम देखेंगे कि क्या हम पता लगा सकते हैं कि 855 अन्य फंक्शनल ग्रुप से मेल खाता है या नहीं। उतने समय के लिए अन्य पीक की नियुक्ति के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से साफ तौर पर नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप को पहचानने में सफल रहे। इस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन प्रभाव आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रम है। इस विशेष कंपाउंड की विचित्र विशेषता यह है कि हमें यह मानना होगा कि यह एक मॉलिक्यूलर आयन पीक है और मॉलिक्यूलर आयन पीक दो मास यूनिट के अंतर 215 और 217 का डबलेट है। 215 217 जो 1:1 का इंटेंसिटी अनुपात और 169 171 जो 1:1 का ही अनुपात है, मॉलिक्यूल में ब्रोमीन एटम की मौजूदगी की पुष्टि करते हैं। तो अन्य सब्स्टिट्यूएंट वास्तव में ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। इसलिए दो फंक्शनल ग्रुप जो कि NO2 और ब्रोमीन है, उन्हें पहचान लिया गया है। NO2 को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से पहचाना जाता है और ब्रोमीन को स्पष्ट रूप से इस विशेष कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम से पहचाना जाता है। तो अगर वह डाइफिनाइल डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल डेरिवेटिव है, तब C6H4 का मॉलिक्यूलर मास 74 मास यूनिट होगा। ब्रोमीन 79 होगा या 81 होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सा आइसोटोप लेते हैं। दोनों ही 1:1 का अनुपात है और NO2 का मॉलिक्यूलर भार 46 है। अगर हम फिनाइल, ब्रोमीन और NO2 को जोड़ते हैं, जो कि तीन फंक्शनल ग्रुप है, तब हम यह जानते हैं कि मूल्य 201 होगा। मॉलिक्यूलर भार वास्तव में 215 है, जो मॉलिक्यूलर आयन पीक से 14 मास यूनिट कम है। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि खोया हुआ ग्रुप CH2 फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जो शायद प्रणाली में मौजूद था। तो इस जानकारी पर आधारित जो दो संभव संरचनाएं इस विशेष मॉलिक्यूल से लिखी जा सकती हैं, वे दोनों ही पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं। दोनों के पास Br और NO2 है। इसके अलावा हमने मिथाइलिन ग्रुप को जोड़ दिया है। मिथाइलिन ग्रुप को इस विशेष मामले में नाइट्रो और फिनाइल के बीच में जोड़ा गया और अन्य मामलों में ब्रोमीन और फिनाइल के बीच में जोड़ा गया है। तो हमें यह पहचानना होगा कि इसमें से कौन सी एक संरचना दिए गए मास स्पेक्ट्रम डेटा से मेल खाता है। 136 पर एक इंटेंस पीक है, जो ब्रोमीन एटम के निकल जाने की वजह से बेस पीक है। क्या आपको याद है कि जब भी ब्रोमीन यहाँ उपस्थित होता है, तब यह 1:1 अनुपात इंटेंसिटी अनुपात के साथ दो मास यूनिट के अंतर का डबलेट होता है। अगर आप 215 में से 79 को घटाएंगे तो आपको अनिवार्य रूप से 136 मिलेगा। तो ब्रोमीन का नुकसान 136 पर बेस पीक देता है। इसका अर्थ यह होगा कि ब्रोमीन वास्तव में साइड चेन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बेंजाइल ब्रोमाइड तरह की प्रणाली आसानी से कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड के टूटने से गुजरती है, ना कि एक एरोमेटिक ब्रोमाइड के, जहां कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का टूटना बहुत अधिक कठिन है। तो अधिकांश तौर पर इस विशेष कंपाउंड के लिए यह संरचना पैरा नाइट्रो बेंजाइल ब्रोमाइड है। तो यह काफी साधारण समस्या है जिसको हम देख रहे हैं। चलिए समस्या संख्या 2 पर चलते हैं।
मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H9ClO3 दिया हुआ है और इस कंपाउंड का IR और NMR स्पेक्ट्रा भी इस समस्या में दिया हुआ है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एक व्यापक पीक दिखाता है जो 3300 से 2400 के बीच में आती है। व्यापक पीक जो एक व्यापक श्रेणी का है सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की वजह से हो सकता है। इसके अलावा वहां पर कार्बोनाइल पीक भी है जो सैचुरेटेड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप से मेल खाती है जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो सकती है। इस मॉलिक्यूल के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 5 है जिसे मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर निकाला गया है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का CO स्ट्रेच अनिवार्य रूप से 1714 सेंटीमीटर इनवर्स पर आता है। अगर यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है तो हमें NMR पर देखना चाहिए कि क्या मॉलिक्यूल में एक एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं। यह इस विशेष कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम की कम क्वालिटी के लिए माफी चाहता हूं। इस मल्टीप्लेट क्षेत्र को बाद में विस्तारित किया जाएगा और बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा। कुछ समय के लिए उदाहरण के तौर पर जिस सिग्नल की घेराबंदी यहां पर करी गई है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है 1.4 ppm का ऑफसेट। दूसरे शब्दों में स्पेक्ट्रोमीटर को 10 तक स्कैन किया जाता है और उसके बाद जो भी स्कैन किया गया वह ऑफसेट था और यह एक ही पैमाने पर प्लॉट किया जाता है। तो 1.4 ppm के ऑफसेट का अनिवार्य रूप से 10 जमा 1.4 ppm मतलब जो कि एक विशेष हाइड्रोजन के लिए 11.4 ppm होगा। इस हाइड्रोजन का एकीकरण एक हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इंटेंसिटी का 11.4 ppm अनिवार्य रूप से COH फंक्शनल ग्रुप से मेल खाएगा। इसलिए COH फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी की पुष्टि एसिडिक हाइड्रोजन के द्वारा NMR स्पेक्ट्रम से की जाती है जो इस विशेष मामले में 11.4 ppm पर दिखाई देता है। अब इस क्षेत्र में जो कि एरोमेटिक क्षेत्र है जो 6.9 से लगभग 7.4 ppm के बीच में आता है उसे विस्तृत किया जाता है। विस्तार को यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह एक ट्रिपलेट है और 3 लाइन पैटर्न है। 3 लाइन पैटर्न की फ्रीक्वेंसी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है। यह इस विशेष मामले में अनिवार्य रूप से 7.1 ppm के अनुरूप होगा। मॉलिक्यूल में 4 एरोमेटिक हाइड्रोजन हैं और 4 प्रोटॉन कार्यरत होंगे क्योंकि यह एक डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक डेरिवेटिव है। मॉलिक्यूलर पैटर्न में सिमेट्री की कमी के कारण यह निश्चित रूप से पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव नहीं है। अगर यह पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है तो यह एक AABB पैटर्न होगा जिसका NMR स्पेक्ट्रम में सिमेट्रिकल पैटर्न होगा जो कि नहीं है। निश्चित रूप से यह पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव नहीं है। 7.2 ट्रिपलेट जो कि यह सिग्नल है यहाँ अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि इस विशेष के लिए 2 ऑर्थो हाइड्रोजन है क्योंकि लगभग 7 हर्ट्ज वाले ऑर्थो कपलिंग के समान है। यह हमें NMR स्पेक्ट्रम में देखा है। हम देख रहे हैं कि 8.1 हर्ट्ज कपलिंग कांस्टेंट है और वह अनिवार्य रूप से इस विशेष मामले में ऑर्थो प्रकार के कपलिंग से मेल खाता है। यह 6.9 ppm स्पेक्ट्रम है। यह फिर से एक ट्रिपलेट है। इस ट्रिपलेट और इस ट्रिपलेट में काफी अंतर है क्योंकि यह एक बड़ा कपलिंग ट्रिपलेट है जबकि यह एक बहुत छोटा कपलिंग ट्रिपलेट है। कपलिंग ट्रिपलेट वास्तव में 1.5 हर्ट्ज के आसपास माना जाता है। यह 2 मेटा कपलिंग पार्टनर से मेल खाएगा जो इस विशेष हाइड्रोजन से मेल खाता है। दूसरे शब्दों में इस हाइड्रोजन के पास 2 मेटा हाइड्रोजन हैं और इस विशेष प्रोटॉन के पास 2 ऑर्थो हाइड्रोजन हैं। इस तरह का सब्स्टिट्यूशन पैटर्न सिर्फ इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन पैटर्न से ही मुमकिन है जहां आपके पास Hc हो जिसके पास 2 ऑर्थो पार्टनर्स कपलिंग पार्टनर्स और Ha हो जिसके पास 2 मेटा कपलिंग पार्टनर्स हो। उदाहरण के तौर पर HCD और HCB दोनों कपलिंग इक्विवेलेंट हैं क्योंकि वह ऑर्थो कपलिंग है। उसी तरह HAD और HAB के बीच भी एक जैसा होगा जिससे इसे ट्रिपलेट बना सके। तो Ha अनिवार्य रूप से यह विशेष हाइड्रोजन है और Hc अनिवार्य रूप से यह हाइड्रोजन है। HB डबलेट का डबलेट होगा। यह Hc के ऑर्थो कपलिंग के साथ डबलेट होगा। अन्य इस H के मेटा कपलिंग के साथ डबलेट होगा। इस NMR स्पेक्ट्रम में हमें डबलेट प्रकार के स्पेक्ट्रम का एक डबलेट दिखाई देता है। यह काफी जटिल स्पेक्ट्रम है क्योंकि इसके पास 2 मल्टीप्लेट हैं जिनमें से एक इस मेटा कपलिंग से मेल खाता है और दूसरा इस मेटा कपलिंग से मेल खाता है और तीसरे वाला ऑर्थो कपलिंग से मेल खाता है। वास्तव में यह डबलेट के डबलेट का डबलेट होगा और अर्थात छोटी कपलिंग साफ तौर पर दिखाई नहीं देगी सिर्फ ऑर्थो कपलिंग दिखाई देती है। तो इनमें से एक हाइड्रोजन Hb से मेल खाता है अन्य हाइड्रोजन यहाँ पर HD से मेल खाते हैं। इसलिए एक अन्य जानकारी जो हम रासायनिक बदलाव मूल्य से प्राप्त कर सकते हैं वह यह है कि यदि आपके पास 7 ppm से नीचे कोई सिग्नल है तो वह केवल संकेत देगा कि एक मजबूत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो एक इलेक्ट्रॉन धनी रिंग के रूप में एरोमेटिक रिंग बनाता है जो अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन को शील्ड करेगा। अगर आप इस विशेष हाइड्रोजन को देखते हैं यह 6.8 से नीचे आ रहा है
जो यह संकेत देता है कि यह ऑक्सीजन की तरह के एक हेटेरोएटम से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन धनी रिंग बनाते हैं। तो कोई इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट में X समूह में से एक OR समूह है। आइए हम पहचानते हैं कि R समूह क्या है इस विशेष उदाहरण में। अन्य मल्टीप्लेट जो इस NMR स्पेक्ट्रम में दिख रहे हैं वह मल्टीप्लेट हैं जो 4.4 से 5 ppm क्षेत्र के बीच में आते हैं। अन्य क्षेत्र जो 1 और 2 ppm के बीच में आते हैं वह सिग्नल है जिसे हमें निरूपित करना है और वह मल्टीप्लेट बड़ी अच्छी तरह से विस्तृत है। 4.78 ppm एक क्वार्टेट है, 1.78 ppm एक डबलेट है। एक क्वार्टेट और एक डबलेट का अनिवार्य रूप से मतलब है कि आपके पास CH3CH तरह का फंक्शनल ग्रुप है। लाल हाइड्रोजन क्वार्टेट होगा जो कि 1 हाइड्रोजन इंटेंसिटी है और नीला हाइड्रोजन डबलेट होगा जो कि 3 हाइड्रोजन इंटेंसिटी का है। हमने पहले वाले तर्क से ही अराइल ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर ली है कि यह एक अराइल ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए हम R समूह को उन एलिफेटिक सिग्नल के संदर्भ में देख रहे हैं जो इस विशेष उदाहरण में दिखाई देते हैं। तो Y या तो फिर क्लोरीन होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। संभव है कि यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो लाल हाइड्रोजन के रासायनिक बदलाव की वजह से है जो कि X है जो अनिवार्य रूप से 4.7 ppm के आसपास आ रहा है। आमतौर पर अगर यह कार्बन रखने वाले ऑक्सीजन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है तब वह 4.1 ppm के आसपास आएगा। इससे अतिरिक्त अगर कोई कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तब उसके पास अनिवार्य रूप से एक हाइड्रोजन डीशील्डेड होगा जो 7.5 ppm के आसपास आता है। लेकिन यहां पर 7.5 ppm के आसपास कोई भी सिग्नल नहीं है, पर हम यहां देख सकते हैं कि सिग्नल 7.25 के पास ही रुक जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक रिंग से जुड़ा नहीं हो सकता, वह सिर्फ साइड चेन से ही जुड़ा हो सकता है। तो क्लोरीन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है और साइड चेन इस विशेष मामले में कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ी हुई है। तो वास्तव में मेटा क्लोरोफिनॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड वह मॉलिक्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या अगर हम P को भी निरूपित कर पाते हैं या नहीं। Ha जो B और D के कारण एक ट्रिपलेट होना चाहिए अनिवार्य रूप से मेटा कपलिंग के साथ ट्रिपलेट के रूप में आता है। मेटा कपलिंग गलती से बराबर है, यही कारण है कि यहाँ एक ट्रिपलेट की तरह दिखाई देता है। Hc भी एक ट्रिपलेट है जो ऑर्थो कपलिंग की वजह से है, गलती से 2 ऑर्थो कपलिंग सामान्य है। तो इस विशेष मामले में यह एक ट्रिपलेट की तरह नजर आता है। Hb काफी जटिल है जो इस क्षेत्र में यहाँ आ रहा है। Ha ऑक्सीजन से निकट है इसलिए ऑक्सीजन के लिए ऑर्थो सबसे कम डेल्टा मूल्य पर आता है। तो Hd के पास एक ऑर्थो कपलिंग होगा और 2 मेटा कपलिंग पार्टनर्स होंगे जो कि Ha और Hb हैं। शायद Ha Hd कपलिंग Hb Hd कपलिंग से अलग है। इसलिए यह काफी हद तक मल्टीप्लेट प्रकार की एक चीज है जिसे हम देख रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऑर्थो कपलिंग की वजह से यह एक डबलेट है, फिर से मेटा कपलिंग की वजह से एक डबलेट है, पार्टनर्स B के साथ कपलिंग होने की वजह से एक और अन्य डबलेट है। तो यह एक डबलेट के डबलेट का डबलेट होगा। 8 रेखाओं का पैटर्न हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मेटा कपलिंग काफी छोटे हैं कि हम उन्हें इस विशेष मामले में अच्छे से नहीं देख पाते हैं। सिर्फ ऑर्थो कपलिंग बड़ी कपलिंग की तरह नजर आता है। तो अनिवार्य रूप से यह कंपाउंड के प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम को पूर्ण करता है। तो एक को कंपाउंड की संरचना को पहचानना होगा। वास्तव में तथ्य से आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के साथ साथ प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम भी है। सिर्फ इन 2 स्पेक्ट्रल डेटा से ही कंपाउंड को पहचानना संभव है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मौजूद फंक्शनल ग्रुप के संकेत देता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के लिए संकेत देता है जो कि शायद क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम संरचनात्मक जानकारी देता है। तो जानकारी को आधार बनाकर हम संरचना पर आते हैं जो कि एक विशेष संरचना है जो दिए हुए स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से मेल खाता है। अब नियुक्ति भी साफ तौर पर नजर आती है। Ha, Hb, Hc, Hd अच्छी तरह से नियुक्त करे गए हैं। मल्टीप्लेट को आसानी से समझाया जा सकता है। तथ्यों को आधार बनाकर हमारे पास इस विशेष उदाहरण में ऑर्थो और मेटा कपलिंग है। चलिए अब अगली समस्या पर चलते हैं। एक हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड का 400 मेगाहर्ट्ज NMR स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। वास्तव में कंपाउंड का नाम हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड दिया हुआ है। समस्या अनिवार्य रूप से 6 संभव आइसोमर निकालता है और यह भी बताता है कि कौन सा आइसोमर स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। तो यह काफी साधारण समस्या है। 6 आइसोमर ऑर्थो, मेटा, पैरा, सिस और ट्रांस। प्रत्येक सिस के साथ साथ ट्रांस के पास ऑर्थो, मेटा, पैरा आइसोमर्स होंगे। इसलिए ट्रांस आइसोमर के 3 और सिस आइसोमर के 3 ऑर्थो, मेटा, पैरा हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड के अनुरूप है जो हम इस विशेष मामले में बात कर रहे हैं। अब अगर वह एक पैरा आइसोमर है तो हमें यह 2 हाइड्रोजन के लिए देखना होगा जो AB प्रकार की एक प्रणाली है। हमें NMR स्पेक्ट्रम के लिए देखना होगा और यह भी देखना होगा कि क्या हम AB के लिए J मूल्य निकाल सकते हैं। अगर AB साफ तौर पर दिखता है, अगर J मूल्य 14 हर्ट्ज से ज्यादा है तो आप यह मान सकते हैं कि यह एक ट्रांस आइसोमर है और एक NMR स्पेक्ट्रम से भी देख सकता है कि क्या वहां पर एक सिमेट्रिकल AABB पैटर्न मौजूद है।
अगर मौजूद है तब वह निश्चित तौर पर पैरा आइसोमर है, और अगर वह मौजूद नहीं है तब हम पैरा आइसोमर को साफ तौर पर खारिज कर सकते हैं। तो समस्या हमें स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पहचानने के लिए सिस और ट्रांस आइसोमर के बीच में पता लगाने के लिए और एरोमेटिक पैटर्न्स को पहचानने के लिए कि क्या वह ऑर्थो मेटा पैरा में से कौन सा विशेष आइसोमर है। तो यह एक प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम है। दो पीक डबलेट को A और B से चिन्हित किया गया है, वेसिनाइल प्रोटॉन से मेल खाती हैं। यह एकमात्र AB क्वार्टेट है जिसे हम स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। तो यह A से मेल खाएगा जो कि बेंजाइलिक स्थान के समीप है, जो बीटा हाइड्रोजन है, और यह अल्फा हाइड्रोजन से मेल खाता है। यह 400 मेगाहर्ट्ज NMR स्पेक्ट्रम है। यह डेटा 400 मेगाहर्ट्ज की तरह दिया हुआ है। तो इस विशेष की चौड़ाई के मामले में 1 ppm अनिवार्य रूप से 400 हर्ट्ज से मेल खाता है। तो हमें इन दो रेखाओं की चौड़ाई या दो रेखाओं की चौड़ाई की गणना करने की आवश्यकता है, जैसा कि लाल डबल हेडेड एरो द्वारा दर्शाया गया है। आप या तो फिर कपलिंग कांस्टेंट को यहां माप सकते हैं या फिर कपलिंग कांस्टेंट को यहां माप सकते हैं। मैंने ऐसा कर रखा है। यह 15.6 हर्ट्ज से मेल खाता है। दूसरे शब्दों में अगर लंबाई 400 है तो वह लंबाई किससे मेल खा रही है यह हमें पता करना है, और यह 15.5 हर्ट्ज निकल कर आता है, और यह निश्चित रूप से ट्रांस आइसोमर से मेल खाता है। तो हम यहाँ बाकी एरोमेटिक हाइड्रोजन पर चलेंगे। बाकी एरोमेटिक हाइड्रोजन एक आसानी से सिग्नल संख्या 1 को देख सकता है। उदाहरण के तौर पर ट्रिपलेट 7.5 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज के लगभग पर आता है, जो दो ऑर्थो कपल्ड उत्पाद से मेल खाता है। दूसरे शब्दों में यह प्रोटॉन एरोमेटिक प्रोटॉन के पास दो ऑर्थो कपल्ड पार्टनर है, तो उदाहरण के तौर पर एक ट्रिपलेट की तरह नजर आता है। और सिग्नल संख्या 2 और 4 के पास अनिवार्य रूप से एक ऑर्थो कपलिंग और एक बहुत छोटा कपलिंग जो शायद मेटा कपलिंग है देख सकते हैं। यहाँ पर कपलिंग ऑर्थो है और यहाँ रेखाओं के भीतर ही एक छोटा कपलिंग है जो शायद मेटा कपलिंग है। सिग्नल संख्या 3 अनिवार्य रूप से एक सिंगलेट है। यह शायद मौजूदा एक छोटा डबलेट भी हो सकता है जो बहुत सी छोटी मेटा कपलिंग प्रकार की प्रणाली की वजह से है। तो इस जानकारी के आधार पर हम इस तथ्य पर आते हैं कि यह ऑर्थो हाइड्रोक्सी और मेटा हाइड्रोक्सी प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए, जो कि निश्चित रूप से एक पैरा हाइड्रोक्सी प्रकार की प्रणाली नहीं है। एक संचारणा को अनिवार्य रूप से भी खारिज कर सकता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन जिसमें दो सटे हुए ऑर्थो हाइड्रोजन है वह एक ट्रिपलेट होगा, और यह हाइड्रोजन जिसमें दो सटे हुए ऑर्थो हाइड्रोजन है वह भी एक ट्रिपलेट होगा। लेकिन आपको स्पेक्ट्रम में केवल एक ट्रिपलेट दिखाई देता है। तो ये दो हाइड्रोजन जो इस स्पेक्ट्रम में दो ट्रिपलेट होंगे, स्पेक्ट्रम में दो ट्रिपलेट नहीं होते हैं। तो यह आसानी से संरचना को खारिज कर सकता है। इसलिए संरचना मेटा हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड है। अब हम उदाहरण के तौर पर H1, H2, H3, H4 को आसानी से नियुक्त कर सकते हैं। माफी चाहूंगा, यह H2 और यह H3 है। मैंने इन्हें गलत लेबल कर दिया है। यह H2 होना चाहिए। H1, H2, H3, H4 सिग्नल हैं जिन्हें हम लेबल के लिए देखते हैं। तो एक H1 व्याख्या ट्रिपलेट की तरह कर सकता है, जो H3 और H2, H4 और H2 की कपलिंग की वजह से है, और यह अनिवार्य रूप से एक सिंगलेट होगा जो H3 है। यह एक ऑर्थो कपलिंग पार्टनर और एक मेटा कपलिंग पार्टनर होगा। तो संभावना है कि यहाँ पर ही H2 है जो यहाँ पर यह H2 है। H3 फिर से दो मेटा कपलिंग पार्टनर होगा और ऑर्थो कपलिंग पार्टनर वहां नहीं होगा। तो अनिवार्य रूप से H3 इस प्रकार की प्रणाली में एक सिंगलेट होगा। चलिए अगली समस्या पर चलते हैं। यह समस्या संख्या 4 है। यह मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और इंफ्रारेड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, मास स्पेक्ट्रम और NMR डेटा दिया हुआ है। यह इस कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। यहाँ कोई भी पीक नहीं है जो OH, NH, SH क्षेत्र या कार्बोनाइल क्षेत्र से मेल खाता हो। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इस विशेष मामले में ज्यादा जानकारी नहीं देता है। हालांकि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर शायद प्रणाली में एक अनसैचुरेशन है जो C डबल बॉन्ड C स्टैटिक फ्रीक्वेंसी पर 1600 पीक से मेल खाता है। बाकी सारी अन्य पीक फिंगरप्रिंट क्षेत्र में आ रही हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर यह मान सकता है जो पीक 1350 के आसपास है वह विशेष पीक है, वह सल्फर ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से है, और जो पीक 1180 के आसपास है जो कि यह विशेष पीक है वह कंपाउंड में सल्फर होने की वजह से है। हम यह मानकर चल रहे हैं अगर यह SO2 प्रकार का ग्रुप है तब यह SO का एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच फ्रीक्वेंसी हो सकता है, और यह SO का एक सिमेट्रिक स्ट्रेच फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, लेकिन यह एक अस्थायी नियुक्ति है। लेकिन हम इस विशेष प्रकार की नियुक्ति के बारे में निश्चित नहीं हैं। हमें अन्य पुष्टिकरण चाहिए होगा जिससे हम इस विशेष नियुक्ति के सही होने की पुष्टि कर सकें। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम काफी अच्छा है। आपके पास AB क्वार्टेट AA BB प्रकार का पैटर्न जो हमें तुरंत बताता है कि एरोमेटिक क्षेत्र में आपके पास पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव प्रकार की चीज है, और फिर 4.1 जो कि दो हाइड्रोजन इंटेंसिटी का क्वार्टेट है और 7 हर्ट्ज कपलिंग की 1.3 ppm का ट्रिपलेट है। यह कपलिंग पार्टनर्स हैं। तो यह अनिवार्य रूप से OCH2 CH3 होंगे।
OCH2 क्योंकि यह 4.1 के आसपास है। बड़ी रासायनिक पारी मूल्य आपको बताती है कि इसे ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए और कुछ नहीं जो NMR स्पेक्ट्रम में 4 क्षेत्र में आएगा। 2.45 एक सिंगलेट है। इसका मतलब यह है कि यह एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यह एक एसिटाइल प्रकार का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, लेकिन यहां पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कोई भी कार्बोनाइल पीक नहीं है, तो यह आसानी से खारिज हो सकता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की नामौजूदगी में आप इसे खारिज कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की मौजूदगी में यह साफ तौर पर दिखता है कि यहां कोई कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यह आसानी से खारिज किया जा सकता है, तो यह एक अराइल CH3 प्रकार का ग्रुप है। इसलिए अगर आप अराइल CH3 को लेते हैं जो कि एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड अराइल CH3 और OCH2 CH3 है और मॉलिक्यूलर फार्मूला से इसे घटाने पर बचा हुआ SO2 आएगा, तो हमने अंशों की पहचान की है कि यह एक पैरा टोलाइल सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है और यह एक इथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप है और CH2 फंक्शनल ग्रुप वहां पर है। आपको उन्हें एक साथ रखने की जरूरत है। आप एक संरचना तक पहुंचेंगे कि यह एक पैरा टोलाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड इथाइल एस्टर है। दूसरे शब्दों में इथाइल पैरा टोलुइन बेंजीन सल्फोनेट इस कंपाउंड की संरचना है। अब हमें पता लगाना होगा कि क्या मास स्पेक्ट्रा और कार्बन 13 डेटा भी इस विशेष संरचना में आता है या नहीं। यह इस कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम है। मॉलिक्यूलर आयन पीक साफ तौर पर 200 पर देखी जा सकती है। 28 मास यूनिट का नुकसान 172 के अनुरूप है और 45 मास यूनिट का नुकसान 155 के अनुरूप है और यहां से 64 मास यूनिट का नुकसान 91 के अनुरूप है। चलिए देखते हैं कि अगर यह विशेष पीक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के द्वारा पहचानी जाती है या नहीं। यह पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड इथाइल एस्टर है। यह एक कार्बोनियम आयन बनाता है। एक कार्बोकैटायन होता है जो मास स्पेक्ट्रल स्थिति में बनता है। एक बीटा हाइड्रेट बदलाव अनिवार्य रूप से इथाइलिन इकाई को जोड़ देगी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक से 25-28 मास यूनिट हानि पर है। अगर हम 28 को घटाएं तो हमें 172 मिलता है और यहां पर 172 पर एक पीक है और सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड के अनुरूप एक साधारण विखंडन इथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप के नुकसान के साथ जो कि 45 का नुकसान है अनिवार्य रूप से मॉलिक्यूलर आयन को एक इथॉक्सी रेडिकल खोने के अनुरूप होगा। वह 155 पीक देगा जो यह विशेष पीक है। इस मॉलिक्यूल से सल्फर डाइऑक्साइड का निकल जाना अनिवार्य रूप से आपको पैरा टोलाइल कार्बन देगा जो 91 पीक है। तो सभी मास स्पेक्ट्रल डेटा को इस विशेष मॉलिक्यूल के लिए इस तरह के साधारण विखंडन पैटर्न द्वारा संतोषजनक रूप से समझाया जा सकता है। कार्बन 13 स्पेक्ट्रम आसानी से नियुक्त हो सकता है। 2 कम इंटेंस पीक इप्सो पीक होगा। एक के साथ एक जो सल्फोनाइल समूह से जुड़ा है उसका डेल्टा मूल्य अधिक होगा। मिथाइल समूह से जुड़े दूसरे वाले का डेल्टा मूल्य कम होगा और CH कार्बन जो 3 और 4 है को इस तरह नियुक्त किया जा सकता है। सल्फोनाइल के समीप 4 होगा और 3 के निकट अनिवार्य रूप से यह विशेष रूप की नियुक्ति सही होगी। अब CH2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा जो कि 65 ppm के आसपास आएगा। इस विशेष मामले में वह 67 या 68 ppm के आसपास आएगा। CH3 जो कि एरोमेटिक CH3 है वह 20 ppm के आसपास आता है और आखिरी CH3 10 से 12 ppm के आसपास आता है जो कि यह विशेष पीक है जिसे हम यहां देख सकते हैं। और ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम भी साफ तौर पर बताता है कि यह एक CH2 है, यह एक CH3 है और यह एक CH3P है। तो अनिवार्य रूप से कार्बन 13 स्पेक्ट्रम के साथ साथ प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम और मास स्पेक्ट्रम को आसानी से इस विशेष संरचना में रखा जा सकता है। एकमात्र चीज जो UV विजिबल स्पेक्ट्रम में बचती है। UV विजिबल स्पेक्ट्रम पुष्टि करता है कि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसका बड़ा एब्जॉर्प्शन 200 से 350 नैनोमीटर के बीच में हो रहा है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इतना ज्यादा होता है कि आप उसे साफ तौर पर नहीं देख सकते, वह पैमाने से हटकर दिखाई देता है। 270 पर यहाँ एक बैंड है, वह एरोमेटिक पाई पाई ट्रांजिशन का सबसे लंबा वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन बैंड हो सकता है या संभव है कि वह एक n pi स्टार ट्रांजिशन हो जो SO ग्रुप की वजह से हो। यह अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है। संभावना है कि यह एक सबसे लंबा वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन एरोमेटिक पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है। एक एप्सिलॉन मान की गणना आसानी से कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि क्या यह फॉरबिडन ट्रांजिशन है या एक अलाउड ट्रांजिशन है। यह अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं। इस विशेष मामले में द्रव्यमान दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर भार को मास स्पेक्ट्रम से पहचान लिया गया है, सेल डायमेंशन दिया हुआ है और एब्जॉर्प्शन करीब 0.7 या 0.6 0.875 से मेल खा रहा है। तो बीयर्स लैम्बर्ट के नियम का उपयोग करके कोई एप्सिलॉन मान की गणना कर सकता है जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर हम समस्या हल सत्र में कुछ युक्तियां दे पाते हैं। सबसे पहले संरचना के समाधान को हल करने के लिए हमेशा तर्क का उपयोग करें। संरचना की समस्या किसी भी तरह का अनुमान लगाने का काम ना करें क्योंकि अनुमान्य कार्य वास्तव में आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं और चीजों को गड़बड़ कर सकते हैं जो बाद में हल करना आसान नहीं है। जांच करिए कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और अगर दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल अनसैचुरेशन की डिग्री निकालने के लिए करिए। हेटेरोएटम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आप कुछ फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं।
उदाहरण के लिए यदि नाइट्रोजन मौजूद है तो आप इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि यह एक NH3 समूह या NHR समूह या टर्शरी अमीन या एक साइनो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अगर दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, अगर यहाँ पर नाइट्रोजनस कंपाउंड में दो ऑक्सीजन मौजूद है, वह एक NO2 भी हो सकता है जिसकी पुष्टि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से की जा सकती है। अगर सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद है, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा, वह SO, SO2, SO3 हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितने सल्फर और कितने ऑक्सीजन एटम है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में विभिन्न फंक्शनल ग्रुप की विशेष फ्रीक्वेंसी की पहचान करके फंक्शनल ग्रुप की जानकारी निकालें। इसका मतलब है कि आपको सबसे फंक्शनल ग्रुप आकृति के साथ खुद को परिचित करने की आवश्यकता है। यह केवल अभ्यास के साथ आता है। हालांकि सरल फंक्शनल ग्रुप जैसे NH, OH, CN, कार्बोनाइल NO2 और C डबल बॉन्ड C फंक्शनल ग्रुप जो कि हो सकते हैं NMR स्पेक्ट्रम से स्पष्ट रूप से पहचाना गया है, क्षमा करें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से। इसी तरह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंटेंस पीक होगी, एक बड़ी आसानी से उन्हें पहचान सकता है। कृपया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हर छोटी पीक की व्याख्या करने के बारे में चिंता ना करें, यह समय की बर्बादी होगी और कभी कभी यह भ्रामक भी हो सकता है। इसलिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में केवल सबसे स्पष्ट पीक की व्याख्या करने का प्रयास करें और देखें क्या आप इसे अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से भी समर्थन कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रम में क्लोरीन की मौजूदगी है या नहीं को देखिए, क्योंकि क्लोरीन की मौजूदगी या ब्रोमीन की मौजूदगी का अनुमान M और M+2 पीक के उचित इंटेंसिटी को देखकर लगाया जा सकता है। अगर वह एक क्लोरीनेटेड कंपाउंड है तब M और M+2 एक होंगे, माफी चाहूंगा 3:1 होंगे। वह एक ब्रोमीन कंपाउंड है तब वह 1:1 होगा। इंटेंसिटी अनुपात और मल्टीप्लेट संख्याओं से जो आप M और M+2, M+4 क्षेत्र में देखते हैं, आप यह भी बता सकते हैं कि सिस्टम में कितने ब्रोमीन और क्लोरीन मौजूद हैं। यह पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या मॉलिक्यूलर आयन को स्पेक्ट्रम में देखा जा सकता है। आमतौर पर आप यह मान सकते हैं कि उच्च MYZ मूल्य पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक है। कभी कभी यह एक गलत अनुमान हो सकता है अगर मॉलिक्यूल बड़ी तेजी से टूटता है और अगर मॉलिक्यूल आयन नहीं दिखता तो इससे किसी प्रकार की गलत व्याख्या हो सकती है। अगर मॉलिक्यूल आयन पीक को देखना होगा कि क्या वह सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर ऐसा है तो विषम या मास फ्रेगमेंट पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ तक कि मास फ्रेगमेंट सरल विखंडन प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर भार सम मॉलिक्यूलर भार है, यह बहुत जरूरी है। अगर वह एक विषम मॉलिक्यूलर भार है तब हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यहाँ पर विषम संख्या की नाइट्रोजन या एक नाइट्रोजन प्रणाली में मौजूद है। और उदाहरण के तौर पर विखंडन को देखें तो मॉलिक्यूलर आयन से 15 का नुकसान मिथाइल के अनुरूप होगा, 28 का नुकसान या तो फिर इथाइलिन या CO के नुकसान के अनुरूप होगा, 29 का नुकसान इथाइलिन ग्रुप के नुकसान के अनुरूप होगा, 31 का नुकसान मिथॉक्सी के अनुरूप होगा। परिचित अंशों के लिए भी देखें, MYZ मान 73 होने से फिनाइल के अनुरूप होगा, 91 बेंजाइल के अनुरूप होगा, 40 एसिटाइल के अनुरूप होगा, 105 फिनॉक्सी के अनुरूप होगा। तो इस तरह के टुकड़ों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर आप मॉलिक्यूलर भार से इन टुकड़ों को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। एक बार जब मॉलिक्यूल की संरचना कम या ज्यादा पता चल जाती है तो आप अधिक जटिल विखंडन पैटर्न की तलाश करते हैं, जैसे कि रेट्रोडाइल्स एल्डर और मैक्लेटरी रीअरेंजमेंट और इसी तरह अन्य। इन प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले टुकड़े भी बड़े पैमाने पर होंगे, बशर्ते मॉलिक्यूलर भार इन कंपाउंड में भी हो। इसलिए मास स्पेक्ट्रम में मैक्लेटरी रीअरेंजमेंट के लिए सीधे मत देखो जब तक आप सुनिश्चित नहीं हैं कि यह एक कार्बोनाइल कंपाउंड है या एक कंपाउंड जिसमें एक संरचनात्मक इकाई है जो मैक्लेटरी रीअरेंजमेंट से गुजरने में सक्षम है। यहाँ एक सावधानी की जरूरत है। फिर से पूरे मास स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना करने, जिन पीक की इंटेंसिटी 10% से कम है उन्हें बड़े मास स्पेक्ट्रम में नजरअंदाज किया जा सकता है। प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम कंपाउंड की संरचना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसलिए स्पेक्ट्रम की एक त्वरित नजर से कंपाउंड की प्रकृति या तो एरोमेटिक अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड है, क्योंकि उनके पास बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र हैं जो 7 से 8 ppm के बीच एरोमेटिक है, 5 से 7 ppm के बीच अनसैचुरेटेड कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड आमतौर पर 1 ppm और 5 ppm के बीच आते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रणाली में कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। हमें इनमें 3 मापदंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक डेल्टा J के साथ साथ एकीकरण मूल्य का पैरामीटर ले सकता है। मापदंड को नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें, सभी को समस्या हल सत्र में संयोजन के रूप में इस्तेमाल करें। जांच करिए अगर मॉलिक्यूलर आयन में प्रोटॉन की संख्या सारे एकीकरण से मेल खाती है, क्योंकि प्रत्येक एकीकरण हाइड्रोजन की कुछ संख्याओं से मेल खाते हैं। अगर हम सारे एकीकरण को जोड़ें तब वह विशेष कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला से मेल खाना चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या जितनी मॉलिक्यूलर फार्मूला में मौजूद है। बदलने वाले हाइड्रोजन के लिए देखिए, यह पहचानने के लिए बड़े आसान है क्योंकि यह बहुत विस्तृत है और D2O एक्सचेंज की जानकारी ज्यादातर स्पेक्ट्रल डेटा में दी हुई होती है। अगर कंपाउंड एरोमेटिक है, देखिए अगर आप सब्स्टिट्यूशन पैटर्न को पहचान पाते हैं। पैरा सब्स्टिट्यूशन पहचानने के मामले में सबसे आसान है क्योंकि वह सिमेट्रिकल AA BB प्राइम पैटर्न है।
मेटा सब्स्टिट्यूशन पैटर्न के भी कुछ उदाहरण देखें। यदि हम समस्या को हल करने के सत्र के दौरान इस पैटर्न को याद कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन की संख्या का पता लगाना अच्छा होगा। एलिफेटिक क्षेत्र में भी AB या AABB के मुख्य पैटर्न को देखें। यह हाइड्रोजन के डायस्टेरियोटॉपिक प्रकार के कारण हो सकता है। विभाजन पैटर्न से मॉलिक्यूलर टुकड़े की पहचान करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए इथाइल समूहों आइसोप्रोपाइल समूहों को विभाजित करने वाले पैटर्न से पहचानना आसान है। कभी कभी सेप्टेट एक क्विंटेट की तरह लग सकता है। मल्टीप्लेट्स में बहुत कमजोर सिग्नल पर ध्यान दें ताकि NMR स्पेक्ट्रम में अंतिम रेखाएं छूट ना जाएं। इसके अलावा उन सिग्नल की तलाश करें जो CHO समूह के अनुरूप होंगे, जो लगभग 9 से 10 या 9 से 11 ppm के आसपास आएंगे। CH3CO पीक उदाहरण के लिए जो लगभग 2 से 2.5 ppm पर आएगा। COO C2H5 ppm यह लगभग 4.1 ppm पर आएगा। ये बहुत ही विशिष्ट रासायनिक बदलाव और मल्टीप्लिसिटी पैटर्न हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप के अनुरूप हैं जिन्हें NMR स्पेक्ट्रम में भूला नहीं जाना चाहिए। कार्बन 13 स्पेक्ट्रम कोई भी कार्बोनाइल साइनो और एसिटाइलेनिक कार्बन के अनुरूप कम इंटेंसिटी की पीक की तलाश कर सकता है, क्योंकि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अलावा केवल कार्बन 13 कार्यात्मक समूह के लिए हस्ताक्षर देता है। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति अनुपस्थिति की पुष्टि करने के लिए हमेशा कार्बन 13 डेटा साथ ही इंफ्रारेड डेटा का उपयोग किया जा सकता है। इंटेंसिटी के आधार पर क्वाटरनरी कार्बन की संख्या और इससे जुड़े प्रोटॉन से संबंधित कार्बन की संख्या गिनने का प्रयास करें। ज्यादातर क्वाटरनरी कार्बन स्वभाव में कम इंटेंस के होते हैं और हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन स्वभाव में ज्यादा इंटेंसिटी का होता है। और अगर ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम मौजूद है तो ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम की जानकारी का इस्तेमाल करिए। ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में यदि ओलेफिनिक क्षेत्र में एक ट्रिपलेट है तो आप बहुत निश्चित हैं कि यह टर्मिनल ओलेफिन की वजह से है। C डबल बॉन्ड C CH2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप वहां मौजूद हैं। ज्यादातर सिमेट्री कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में सिग्नल की संख्याओं को घटा देता है। किसी सिमेट्री को सुनिश्चित करने के लिए बता सकते हैं कि किसी दिए गए कंपाउंड के लिए कितने सिग्नल की उम्मीद की जानी चाहिए। उदाहरण है एंथ्रासीन के 4 सिग्नल हैं जबकि फिनेंथ्रीन के 7 सिग्नल हैं, क्योंकि फिनेंथ्रीन एंथ्रासीन मॉलिक्यूल की तुलना में कम सिमेट्रिक है। इसलिए संरचना के आधार पर अपेक्षित सिग्नल की संख्या और NMR स्पेक्ट्रम में वास्तव में देखे जाने वाले संख्या सिग्नल की जांच करें। रचना को निकालने के बाद सारे कार्बन एटम को विभिन्न सिग्नल पर नियुक्त करने की कोशिश करें और देखें अगर वह अच्छी तरह से संख्या के साथ साथ डेल्टा मूल्य से मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में अपेक्षित सिग्नल की संख्या और वास्तविक सिग्नल आपस में एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। संरचना में कार्बन की संख्या के पास कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में पर्याप्त सिग्नल की संख्या होनी चाहिए। ओवरलैपिंग सिग्नल के लिए बाहर देखो, कभी कभी यह स्पेक्ट्रम में अंकित किया जाता है। अक्सर एरोमेटिक क्षेत्र में यह पता लगाना मुश्किल होता है, तो इसे काफी ध्यान से रखिए। सभी टुकड़ों को पहचान होने के बाद किसी को एक या अधिक संरचनाओं वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची में पहुंचने के लिए तर्कसंगत तरीके से पहेली को जोड़ने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में आप किसी तार्किक कारण के बिना किसी संरचना को खारिज नहीं करते हैं। बस एक बात मान लो कि एक गलत संरचना है। संरचना का विश्लेषण करने का प्रयास करें। इंफ्रारेड मास स्पेक्ट्रम और NMR डेटा पर वापस जाएं और देखें यदि संरचना सभी डेटा को फिट करती है, ना कि केवल एक या दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा को। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा की सीमा दिए जाने के बाद अंतिम संरचना को भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से मेल खाना चाहिए। यह केवल मास स्पेक्ट्रम और NMR केवल IR और NMR से मेल नहीं खाना चाहिए। इस तरह का तर्क मान्य तर्क नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार छात्र वापस नहीं जाते हैं और उस संरचना के स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा की जांच करें जिस पर वे आते हैं। अक्सर वे कुछ गलत निष्कर्ष पर आ सकते हैं और इस संरचनात्मक असाइनमेंट में गलतियां कर सकते हैं अगर आप वापस नहीं जाते हैं और इसे ठीक से नहीं जांचते हैं। सुनिश्चित करें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ मेल खाता है। जिस संरचना पर आप पहुंचते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। यह दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ मेल खाना चाहिए। यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला की जानकारी दी गई है तो कृपया ध्यान दें कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के साथ परिचित स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी NMR डेल्टा J मूल्य केवल अभ्यास के साथ आता है। तो आप जितनी अधिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे, संरचना की समस्याओं को ध्यान से हल करने में उतना ही अधिक परिचित हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। आपको आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। ध्यान से सुनिए।